नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अनु शर्मा आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसने एकदम यथार्थ चीज़ों को अपने जीवन का सामने रखा बच्चन जी ने, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी भूमिका हमने पहली वीडियो में पढ़ा दी है, आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। चलिए, हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, स्वामी राम तीर्थ जी का यह कथन है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं, अब देखिए यहाँ से हमारी आत्मकथा शुरू होती है। ठीक है, कहते हैं आज से लगभग 500-600 बरस पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा, देखिए इतना बस पूछ लिया गया था कि किस जिले का नाम लिया गया है। हमारे पिछले परीक्षा में पूछा गया था, अमोढ़ा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अमोढ़ा नामक ग्राम में पांडे उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं दिनों अमोढ़ा से कुछ मील के फासले पर डोमिन दुर्ग नामक एक स्थान था जिसका राजा उग्रसेन जाति का डोम था। बस्ती जिले में अब भी एक स्थान डोमिनियम बुर्ज कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डोमिनियम बुर्ज। ठीक है, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। हो सकता है इस नाम में डोमिन दुर्ग की ही कोई यादगार अटकी रही गई हो। डोम राजा ने जब ब्राह्मण कन्या के अनिंद्य रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी तब उसने ब्राह्मण के पास यह संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दे। ब्राह्मण के सामने बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। धीरज धर्म, देखिए ये पंक्तियाँ क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा में आई, आप ध्यान रखिएगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे चारी, है ना, यह इस पंक्ति यहाँ पे आई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसने परिणाम की कुछ भी परवाह न किए बिना डोम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर डोम राजा ने दल बल के साथ अमोढ़ा पर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मण के पूरे परिवार को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में ब्राह्मण कन्या को एक तरकीब सूझी। उसने डोम राजा से कहला भेजा कि मैं अपने माता पिता को कष्ट मुक्त देखने के लिए तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ, मगर विवाह से पूर्व मैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने की आज्ञा चाहूँगी। ठीक है, मेरे माता पिता को मेरे लौटने तक बंधक के रूप में बंदी रखा जा सकता है। डोम राजा इस पर सहमत हो गया और कन्या तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दी गई। उन दिनों अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, जिसके सूबेदार राय जगत सिंह थे। जगत सिंह श्रीवास्तव नीति कुशल, न्यायपरायण और पराक्रमी राजा थे। ठीक है, अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण कन्या राय साहब के समक्ष उपस्थित हुई और उसने उन्हें अपनी और अपने परिवार की विपदा सुनाई। अपने पूर्वजों के मूल स्थान की देवी स्वरूपा उस कुमारी कन्या का परित्राण करने की राय साहब ने प्रतिज्ञा की। बस्ती का पुराना नाम कहते हैं श्रावस्ती था। तो क्या नाम था बस्ती का पुराना नाम? श्रावस्ती था। ठीक है, जिसे पुराणों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था। तो किसने बसाया था इसको? राजा श्राव ने। ठीक है दोस्तों, और मूलतः वहीं से आने के कारण वहाँ के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए। राय साहब ने एक बड़ी सेना सजाकर डोमिन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। डोम राजा के पूरे परिवार का सफाया कर दिया और ब्राह्मण को कारागार से मुक्त करके उसकी तपःपूत कन्या उसे सौंप दी। राय साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उस निर्धन और असहाय ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। उसने अचानक अपने यज्ञोपवीत की ओर देखा। यज्ञोपवीत में जानते हैं क्या होता है दोस्तों? यज्ञोपवीत मतलब होता है जनेऊ। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, और उसे उतार कर राय साहब के कंधे पर डाल दिया। बोला, इसके द्वारा मैं आपको अपना पांडेय आस्पद आपको प्रदान करता हूँ और आपको ब्राह्मण बनाकर अपनी ब्राह्मण कन्या आपको समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण ने इसी अवसर पर राय साहब से यह वचन लिया कि उनके वंश में कोई मदिरापान नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा? मदिरापान, और यदि करेगा तो कोढ़ी हो जाएगा। जगत सिंह के वंशज, देखिए किसके वंशज थे? अमोढ़ा के पांडे नाम से प्रसिद्ध हुए।
तो जगत सिंह के वंशज अमोढ़ा के पांडे नाम से प्रसिद्ध हुए और 2-3 शताब्दियों तक अमोढ़ा के ही निवासी रहे। अमोढ़ा किसी समय छोटा मोटा ग्राम न होकर पूरा जनपद था, जिनमें सैकड़ों ग्राम थे। किसी कारण किसी समय, शायद आज से 200-250 साल पहले, अमोढ़ा के पांडे लोगों के बहुत से परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर अवध के विभिन्न नगरों गांवों में जा बसे। तो देखिए किसका जिक्र यहाँ पर हुआ है, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोढ़ा का था। किसका परिवार? राजेंद्र प्रसाद का। ध्यान रखिएगा और अपनी नोटबुक अगर आप लेकर बैठते हैं तो उसमें ये बात नोट कर लीजिएगा। और जीविका की तलाश में जीरादेई बिहार जा पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? उनका परिवार कहाँ पर जा पहुँचा था? जीरादेई बिहार। ठीक है, एक बार बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था कि वे अपने पूर्वजों की भूमि अमोढ़ा की यात्रा भी कर आए हैं। शायद अन्य परिवार भी इसी कारण निकले हों, पर सहसा अमोढ़ा से जीविका के साधन विलुप्त कैसे हो गए, इसका किसी को पता नहीं। हो सकता है कोई भारी अकाल पड़ा हो, क्योंकि अकाल के समय जनता प्रायः एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए चल पड़ती है। संभव है किसी राजा या सामंत ने अमोढ़ा पर आक्रमण किया हो। निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, देखिए किस किस जिले का नाम है यहाँ पे। बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोढ़ा के पांडे कहते हैं या अपना अल्ल पांडे अमोढ़ा बताते हैं। अल्ल शब्द की व्युत्पत्ति मुझे नहीं मालूम, संभवतः देशज है। अर्थ है इसका मूल या कुल, वंश। इसका मूल अर्थ क्या है? तो अल्ल का मतलब होता है कुल या वंश। आप ध्यान रखिएगा, अल्ल का अगर मतलब पूछ लिया जाए तो आपको बताना चाहिए कुल या वंश। अमोढ़ा के पांडे लोगों की विशेषता 2 बातों में है। पहली यह कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, जबकि शुद्ध समझने के कारण कायस्थों की अन्य शाखाओं का उपनयन संस्कार वे नहीं करते या कुछ समय पहले तक नहीं करते थे। अब तो दक्षिणा लोभ में उदारता के कारण नहीं, उन्होंने अपने बहुत से समय रूढ़ सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है। दूसरी, वे मदिरा नहीं छूते थे। उनके यहाँ यह किंवदंती है कि उनके वंश का जो कोई मदिरा पिएगा वह कोढ़ी हो जाएगा, जबकि अन्य कायस्थ शाखाएं अनियंत्रित मदिरा पान के लिए मशहूर थी या हैं। ठीक है, कायस्थ होए प्रधान अहोनिस रहे पियंतव, है ना। कायस्थ होए प्रधान अहोनिस रहे पियंतव, यह पृथ्वीराज की पंक्तियां हैं, ऐसा इसमें लिखा है। कभी सोचता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए किसका जिक्र हो रहा है, आप लोग जरूर ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पदस्थ होना चंद बरदाई की उक्ति पर कितना बड़ा व्यंग होगा। विवाह के समय यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा में निश्चय ही उस घटना की स्मृति जगाई जाती है जो जगत सिंह के साथ घटित थी और जिसके द्वारा उन्हें पांडे का आस्पद और ब्राह्मण कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। किन्हीं पुराणों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है, कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाकार धर्मराज। तो कायस्थों के जो है आदि पुरुष कौन है? तो चित्रगुप्त जी, है ना। उनका विवाह किससे हुआ था? ब्रह्मा की कन्या के साथ हुआ था, जिससे उन्हें 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। कितने पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे? तो 12। ठीक है, श्रीवास्तव कौन कौन से थे ये देखिए। श्रीवास्तव, माथुर, निगम, सक्सेना आदि, जो कायस्थों की 12 उपजातियों के मूल पुरुष हुए। हिंदुओं की काव्य प्रियता ने अथवा प्रतीकों द्वारा तथ्यों को व्यक्त करने की उनकी प्रवृत्ति ने जहाँ इतिहासों पर दंत कथाओं का मुलम्मा चढ़ाया, वहाँ दंत कथाओं को इतिहास समझने की भूल को भी प्रश्रय दिया। किन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर और किन उद्देश्यों से हिंदू मनीषा ने चित्रगुप्त की यह कथा गढ़ी होगी, इसे बता सकना कठिन है। मेरी एक कल्पना है, किसी भी व्यापक, विकसित और संगठित व्यवस्था में बहुत से तथ्यों का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी समय यह कार्य कायस्थ लोग करते होंगे, उनकी अपनी लिपि भी होगी। शायद एक लिपि कैथी के नाम से प्रसिद्ध भी है। संभवतः उनका वही स्थान होगा जो आज की राज्य व्यवस्था में क्लार्क का है। तो किसका है राज्य व्यवस्था में? क्लार्क का। उस समय का क्लार्क रहा होगा अंग्रेजी शासक कोई, है ना, जिसे अभिनव शब्दावली में लिपिक कहा गया है, इस प्रत्याशा से कि वह तथ्यों के अंकन में पूरी
ईमानदारी बरते, किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे, उसका संबंध धर्मराज से जोड़ा गया होगा और प्रत्येक मनुष्य के पाप पुण्य का ठीक ठीक लेखा जोखा रखते हैं। सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और सबके प्रति निरपेक्ष एकमात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान न दिया गया होगा। वह ब्राह्मण नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं है, वह वैश्य नहीं है, वह शूद्र भी नहीं है। गो ब्राह्मण उसे शूद्रवत मानते रहे हैं। वह ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला, न क्षत्रिय के समान बाहु से, न वैश्य। देखिए कौन कहाँ से निकला है ये भी बता रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा कहाँ से निकले, ब्राह्मण कहाँ से निकले, तो मुख से निकले, ठीक है। फिर क्षत्रिय कहाँ से निकले, बाहु से, और वैश्य कहाँ से निकले, तो पेट से, उदर से, और शूद्र कहाँ से निकले, तो चरण से। वह कायस्थ कहाँ से निकला, तो पूरी काया से निकला, ठीक है दोस्तों, पूरी काया में था। और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक सप्राण स्थान था। हिंदू मनीषा प्रायः अपने खुले स्वभाव के लिए विख्यात है। उसे कहने में क्यों संकोच कर गए, मैं नहीं समझ पाता। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी कार्य किया होगा, क्योंकि बदले हुए शासन में भी विधि व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है। उसका रूप थोड़ा बहुत भले ही परिवर्तित हो जाए, और इसके लिए कार्य से पूर्व परिचित और पूर्व अभ्यस्त हाथों की जरूरत होती है। शासक के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए भी कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा। शिक्षा दीक्षा में, रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीकों में। मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना था कि क्या सुना था, कायस्थ आधा मुसलमान होता है, ठीक है। हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविदित ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहना शुरू कर दिया। कायस्थों को शूद्र समझते ही थे। शूद्र को म्लेच्छ से सहयोग करते देखकर उन्होंने उसे अर्धम्लेच्छ की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शिक्षा के मुक्त प्रचार से और विधि व्यवस्था का भार उन्हीं पर सीमित न रहकर विविध वर्गों में विभक्त हो जाने से वे अर्धकृष्टान बनने से बच गए। तो क्या बनने से बच गए, अर्धकृष्टान, ठीक है। बहरहाल कायस्थ अपने शूद्रवत स्थिति को बहुत समय तक स्वीकार करते रहे। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी शूद्रवत वाली स्थिति खलने लगी। उन्होंने अपने व्युत्पत्ति, इतिहास आदि की खोज की। कई पुस्तकें लिखी गईं, किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वर्मा, हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध हुए। तो कौन कौन से वर्मा का चर्चा इन्होंने किया, तो वृंदावन लाल वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। इनके पिताओं के नाम के शायद ही वर्मा जुड़ता रहा हो। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा। क्या जोड़ा था, तो वर्मा जोड़ा था, ठीक है, अपने नाम के साथ विद्यार्थी जीवन। पर सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उस नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता मुझे पर जल्द ही स्पष्ट हो गई। बेगर के नाम धराया एक माटी के भाड़े। तो क्या लिखा है इसमें, बेगर के नाम धराया एक माटी के भाड़े। हाँ, वर्मा जो कभी क्षत्रियों के नाम के आगे लगता था, जैसे ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा, आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। शूद्रवत वाली स्थिति से ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया, ठीक है। वे तो सन्यासी हो गए, उन्हें जाति पात या जातिगत अभिमान के प्रति उदासीन रहना था, पर न रह सके। वे बंगाली कायस्थ थे और जब अमेरिका में वेदांत, तो कहाँ उन्होंने वेदांत की भाषण दिया था, तो अमेरिका में वेदांत के प्रचारक के रूप में उनकी ख्याति की प्रतिध्वनि बंगाल की खाड़ी से टकराने लगी। तब ईर्ष्यावश बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाल के पत्रों में लिखा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है, भारत में तो उसे शूद्र समझा जाता है और उसे धर्म प्रचार करने और धर्म के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
अमेरिका से लौटकर मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा था। तो कहाँ भाषण दिया था स्वामी जी ने? तो मद्रास में भाषण देते हुए क्या कहा था स्वामी जी ने? समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ और मुझसे पूछा गया था कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो उस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वे नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लीजिए। ठीक है, क्या भूलूं कि याद करूं कि इस प्रसंग को पढ़कर श्री राय कृष्णदास ने यह उसमें जो है सूची में दिया होता नीचे उसके बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य कायस्थ इतना, ये देखिए उसके बाद कहाँ तक था व्यवस्थित किया। हाँ, कृतः मतलब जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने ज़माने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष पर शासन किया था। यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। पुराणों से क्या प्रमाणित होता है और इतिहास क्या सिद्ध करते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण और शायद मनोरंजक भी होगा यह देखना कि लोकमत कायस्थों के विषय में क्या रहा है। विद्या ज्ञान चिंतन और बुद्धि को साकृता में ब्राह्मणों ने कायस्थों में अपना प्रतिद्वंदी पाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे निश्चय ही पारस्परिक स्पर्धा, प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना ने जन्म लिया होगा। ब्राह्मण के अनुसार बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत श्लोक प्रचलित हैं जिनमें कायस्थों की निंदा की गई है या उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया। ऐसा ही एक श्लोक मैंने अपने लड़कपन में सुना था और मुझे वह याद भी है। क्या? कायस्थेनोदरस्येन मातुर्मास्न भक्षिताम न तत्र करुणा हेतुस्तत्र अदंतता। कहने का तात्पर्य यह है कि कायस्थ इतना क्रूर होता है कि आश्चर्य ही है। जब वह माँ के पेट में था तब उसने अपनी माता का मांस क्यों नहीं खा लिया। ऐसा उसने किसी करुणा के कारण नहीं किया, बल्कि उस समय उसके दांत ही नहीं थे। प्रसंगवश यह बता दूं कि इस भीषण और विचित्र सूझ का उपयोग मैंने गांधी जी की शहादत पर लिखी एक कविता में किया है। नाथूराम ने महात्मा गांधी का वध कर दिया। यह जितना ही मर्मांतक उतना ही सच्चा। शांतम पापम जो बिना दांत का था बच्चा, करुणा ममता सी मूर्तिमान माँ को कच्चा। देखते देखते सब दुनिया के गया चबा, है ना। एक श्लोक मैंने और सुना था जिसे कायस्थ शब्द के प्रत्येक अक्षर से उसके एक अवगुण का संकेत किया गया था। इस समय वह मुझे याद नहीं है। उनकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधी भाषा में भी सुनी थी। हौले हौले दौड़ के काटे का जाने पर पीरा, पर लोहू के छाखनहारे कायस्थ और खटकीरा। यह बात तो स्वामी विवेकानंद ने भी मानी है कि शासन तंत्र का अंग होने के कारण साधारण जनता के प्रति उनका व्यवहार निर्ममतापूर्ण तथा अथवा क्रूर होगा। उनके काम में घूस लेने के अवसर भी पर्याप्त होंगे और जनता उनकी इस दुर्बलता से भी अपरिचित नहीं होगी। गांवों में यह कहावत अब भी प्रचलित है और कहावतें समझ सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती हैं। कहे सुने से ठाकुर माने, ये देखिए कहावत दिया गया, आप जरूर लिखिएगा। कहे सुने से ठाकुर माने, बाभन माने खाए, दिए लिए से कायस्थ माने, सूद माने लतियाए, है ना। लेने देने का मौका कायस्थ कहाँ नहीं निकाल लेते। इस पर एक किस्सा भी कहा जाता है कि उसकी एक आदत से आजिज आकर किसी हाकिम ने उसे एक बार लहर गिरने का काम पर लगा लिया, पर वहाँ भी उसने अपनी टेंट गर्म करने का सामान कर लिया। वह माल भरी नौकाओं को तट पर लगने ही न देता। कहता ठहरो, सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। और साहूकार से जब तक कुछ पुछवा लेता तो नौका भी तट पर लग जाती है और लहरों का हिसाब भी ठीक बैठ जाता है। अलग अलग अवगुणों को कहाँ तक गिनाया जाता है, इसलिए उस पर संक्षेप में कलंकी की छाप लगा दी गई थी। मैंने इस पर कभी एक पूरा कवित्व सुना था।
न जाने किसने किस मौके पर सुना दिया था, मतलब का समझकर स्मृति ने केवल अंतिम चरण संजोल लिया होगा, बाकी मैं भूल गया। जो पै सिंह वाहिनी निवाहिनी न होती कहूँ, कायस्थ कलंकी का के द्वार गति पावती। द्वारे गति पावती। लगता है कायस्थ लोग कभी शाक्त होंगे, दुर्गा के भक्त। हो सकता है मांस मदिरा के प्रेमी होने के कारण उन्होंने शाक्त संप्रदाय को अपने अनुकूल पाया हो और उसे चुपचाप अपना लिया हो। बहुत से कायस्थ घरों में मांस मदिरा को देवी जी के प्रसाद की ही संज्ञा दी जाती है। मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया था कि उनके यहाँ चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ। भारतीय संस्कृति इन लंबे चौड़े देश में फैले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए कैसी सूक्ष्म गांठें लगा देती है। पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। कविता में कहाँ कहाँ के संस्कार आकर बोल जाते हैं। कायस्थ के वाक चातुर्य और बुद्धि कौशल के भी किस्से कहे जाते हैं। हमारे एक अध्यापक पंडित जी कहा करते थे कि कायस्थ की मुई खोपड़ी भी बोलती है। उन्हीं से मैंने सुना था कि एक बार किसी ने देवी की बड़ी आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर एक वरदान देने को कहा। इधर माँ आंधी, पत्नी की कोख सुनी, घर में गरीबी बड़े असमंजस में पड़ा। माँ के लिए आँख मांगे कि पत्नी के लिए पुत्र की, परिवार के लिए धन। जब सोच कर हार गया तो एक कायस्थ महोदय के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम कहो कि मैं यह मांगता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को रोज़ सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखे। एक और किस्से में बताया जाता है कि एक दफ़ा किसी ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। प्रेत ने कहा, मैं बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ काम बताना पड़ेगा और काम नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उन्होंने एक काम बतलाया। प्रेत फौरन करके आ गया। काम बताओ। दूसरा काम बताया, वह भी जल्द खत्म करके आ गया। काम बताओ। जो भी काम बताते प्रेत बात की बात में उसे पूरा करके आ जाता। कहता, काम बताओ नहीं तो खाता हूँ। बड़े संकट में पड़ गया। अंत में कायस्थ की शरण में पहुँचे। उसने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? तुम आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ दो। जब कोई काम न हो तो प्रेत से कहो चढ़ो उतरो। प्रेत ने एक ही दिन में ची बोल दी। बुद्धि से जो बलि होता है प्रायः शरीर से दुर्बल। इतना बस दे देगा कि बुद्धि से जो बलि होता है प्रायः शरीर से दुर्बल। किस आत्मकथा में या किस रचना में आए तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे क्या याद करूँ नामक आत्मकथा में आए। कायस्थों की शारीरिक दुर्बलता की ओर व्यंग करने के लिए कहा जाता है कि 5 लाला से एक मूली नहीं उखड़ी। 5 लाला से एक मूली नहीं उखड़ी। बात यह थी कि मुंशी जी किसी खेत से मूली चुरा कर खाते थे। जब खेत वाले ने शिकायत की तो काजी ने कहा, मेरे सामने मूली उखाड़ कर दिखाएं। मूले उनसे नहीं उखड़ी तो एक के बाद एक 4 और कायस्थ उनके साथ लग गए, तब भी एक मूली नहीं उखड़ी। कायस्थ राम बेवकूफ़ थे जो मूली उखाड़ कर चोरी करने का पहला सबूत पेश कर देते। कायस्थ बड़े अच्छे अभिनेता होंगे कि प्रदर्शन तो करते थे मूली के ऊपर खींचने का, पर दाबते जाते थे नीचे उसे। ठीक है। कायस्थ कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसके बारे में एक कहावत मैंने तब सुनी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। टाइम्स मैगजीन किसका जिक्र है इसमें हुआ है, तो टाइम्स मैगजीन का भी नाम आप लोग नोट करते चलिएगा। हाँ, ने उन पर लिखते हुए बताया था कि ये उस जाति के हैं जिसके बारे में भारत में कहा जाता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो कायस्थ को मारो। ठीक है, पर कायस्थ को मारना इतना आसान भी नहीं है। शायद इस कहावत को कायस्थों ने ही चलाया होगा कि कायस्थ को कायस्थ मारे की मारे करता है, तो कायस्थ को कायस्थ मारे की मारे करता है ना ये कहावत। इसमें कहाँ उनके सख्त जान होने की घोषणा की गई है। जहाँ उनके सख्त जान होने की घोषणा की गई है वह उनकी पारस्परिक ईर्ष्या का भी संकेत है। दुनिया में किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए इच्छा बल का बड़ी आवश्यकता होती है और ब्राह्मण इच्छा बल का धनी माना जाता है। तप बल विप्र सदा बरियारा है ना, तप बल विप्र सदा बरियारा। चाणक्य, देखिए चाणक्य की भी चर्चा यहाँ पे हुई है। चाणक्य ने अपनी चोटी खोली तो नंद वंश का नाश करके ही उसने गांठ दी। यह भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार नहीं मानी। यहाँ भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार नहीं मानी। यह कहावत उसी का इजाद होगा जो ब्रह्मा का चुराके थे 952 नए कायक थे। ठीक है, जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुणों और दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है।
उक्तियाँ इसका सबूत है। साथ ही यह भी सच है कि समान जीवन, रहन सहन, व्यवसाय और जातियाँ इसी आधार पर बनी हैं। एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण कर सकता है। समाज विकारा की जिस स्थिति में व्यक्ति ने अपनी विशिष्टता नहीं प्राप्त की, उसमें जाति चरित्र व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर देने में भारी भूल भी नहीं हो सकती। व्यक्ति जाति स्तर पर नहीं रहता है, जाति स्तर पर ही रहता है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचना जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है, वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। चार दोस्त जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए एक दूसरे को सही और संतुलित मार्ग पर रख सकते हैं, उसी प्रकार जातियाँ भी कर सकती हैं और करती भी हैं। प्रारंभिक कटुता कालांतर में व्यंग्यात्मक और विनोदात्मक हो जाती है। हमारे नगरों में जहाँ जातिगत बंधन ढीले हो रहे हैं, व्यक्तिगत विशिष्टता उभर रही है, लेकिन हमारे गाँवों में व्यक्ति अब भी जातिगत स्तर पर रह रहा है। वहाँ अब भी ऐसी उक्तियाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आलोचना, व्यंग और विनोद की माध्यम बनी है और किसी रूप में अपना सुधार संबंधी कार्य भी करती जाती हैं। और हम जो अभी अपने ग्रामीण संस्कारों से बिल्कुल ही नहीं कट सके हैं, इन्हें अपनी स्मृति में संजोए हुए हैं। हम जिन रास्तों से होकर आए, वे हैं हमारी आगे की गति प्रगति को प्रभावित नहीं करती। इसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं आज इस बात को सबसे पहले स्मरण करना चाहता हूँ कि पुराण, इतिहास, लोक कथा और लोकोक्तियों में जिनको इस रूप में चित्रित किया गया है, मैं उन्हीं का वंशधर हूँ। हम लोग जिस परिवार से कहे जाते हैं, वह भी लगभग उसी समय के अमोढ़ा से निकला जिस समय कायस्थों के अन्य परिवार के वहाँ से चले यानी आज से 200-250 वर्ष पहले उसका पहला पड़ाव था प्रतापगढ़। तो कहाँ था पहला पड़ाव? प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी गांव में, जिसे वहाँ के निवासी बाबूपट्टी कहते हैं। संभव है अमोढ़ा के क्वचित संभ्रांत लोगों के वहाँ बस जाने से ही वह स्थान बाबूपट्टी कहलाया हो। संभ्रांत, सफेद पोश और इधर बात व्यवहार में सलीकेदार लोगों को बाबू की संख्या कम मिली और क्यों दी जाने लगी, यह किस शब्द से बना या बिगड़ा, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश के बिहार के बहुत से गांवों में बस्तियों का विभाजन बाबूपट्टी, तो कहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में कहाँ कह रहा है, बाबूपट्टी, बाभनपट्टी, चमारपट्टी आदि के नाम से किया जाता है। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव रानीगंज कहाँ है? तो प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव रानीगंज स्टेशन से लगभग 1 मील पर है। स्टेशन से गांव दिखाई देता है। एक बार अपने लड़कपन में किसी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं बाबूपट्टी गया था। उस समय गांव की एक बूढ़ी माई पुरखों की ड्योढ़ी पर मत्था टेकने के लिए मुझे लिवा ले गई। घर गांव के घरों जैसा ही कच्ची मिट्टी का था। कुछ हिस्सा पुराना लग रहा था, कुछ नया। जो हिस्सा अब जब भी गिरता होगा उसको फिर से उठा दिया जाता होगा। इस क्रम में शायद पूरा घर शायद कई बार बदल चुका होगा, पर उसे पुरखों का ही घर कहा और माना जाता है। कहते हैं अकबर बादशाह, तो किसने दिया था? अकबर बादशाह ने अमीर को क्या दिया था? हुक्का भेंट किया था। ध्यान रखना, क्या अगर क्योंकि पूछ सकता है कि क्या भेंट किया था? हुक्का किसने किया था? अकबर बादशाह ने। ये सब आप नोट करते चलिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। ये आप मूल प्रति पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत से की जाती थी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय सीलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया, फिर कभी निगाली टूट गई तो निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फरसी भी किसी समय टूटी तो दूसरी हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट दिया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी न रह गया था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियाँ भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती हैं। पुरखों के घर में प्रविष्ट होने के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी निश्चय ही बहुत पुरानी खाई किए लकड़ी की थी, जिसकी पुरखों की निशानी के रूप में हिफाजत की गई थी। उसके एक कोने से जेल के चिकट की दाढ़ी सी लग रही थी, जिस पर 10-12 या इससे अधिक पीढ़ियों
से हर रात को कड़ू तेल का चिराग जलता आया है। पुरखों की ड्योढ़ी पर प्रति संध्या को दिए जलाने का अर्थ गाँव में यह लगाया जाता है कि वंश क्रम अटूट है। वंश नष्ट रावण को लेकर एक कहावत कही जाती है, तो ये कहावत भी आप नोट कर लीजिएगा। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, वो रावण घर दिया न बाती। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारा आत्मकथा बड़ा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा भाग करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जितने भी भाग हों सब हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आपको हमारा यह क्लास कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।